गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मुस्कान वैष्णव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट सेकंड में हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अपने पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हमारा सेकंड टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हमारा लास्ट टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद में हमारा फाइनल टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो आते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट मींस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नाउन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कि हमारे रेट व एक्सप्रेशन में जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर क्या हो जाएगी जीरो, तब हमारी वो रिएक्शंस क्या कहलाती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। लेट कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन A to B। अब इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट होगी वो कैसे डिफाइन होगी? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज टू जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। जैसे कि आपने मैथ्स में सीखा होगा कि अगर किसी की भी वैल्यू क्या होती है, पावर क्या होती है जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वन। वैसे ही यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के इंटू वन। जब हम डी टी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तब हमारी इक्वेशन हमें क्या मिलेगी? डी ए इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद में हमें हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी? सॉल्व करने के बाद में डी ए, जो इंटीग्रेशन होता है डी ए का, वो क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू टी प्लस आई। यहाँ पे हमारा आई क्या है? इंटीग्रेटिंग रेट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। मतलब कि इंटीग्रेशन करने के बाद में जो हमें कांस्टेंट मिला है वो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखेंगे कि एट टी इक्वल्स टू जीरो कंसेंट्रेशन ऑफ ए क्या होती है? मैक्सिमम, जो कि क्या है यहाँ पे? ए नॉट। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो कंसेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू ए नॉट। जब हम इन दोनों की वैल्यूज T और कंसेंट्रेशन ऑफ A की वैल्यूज को हम हमारी इक्वेशन में पुट करेंगे, तब हमें इक्वेशन कौन सी मिलेगी? कंसेंट्रेशन ऑफ A, जो क्या हो जाएगी? कंसेंट्रेशन ऑफ A नॉट इक्वल्स टू माइनस K इंटू जीरो प्लस I। इसको सॉल्व करने के बाद में हमें I की वैल्यू क्या मिलेगी? A नॉट। अब I की वैल्यू को जो इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें जो इक्वेशन मिली थी उसमें पुट करेंगे, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन होगी वो क्या होगी? कंसेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू माइनस K इंटू टी प्लस A नॉट। अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन किसके लिए है? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब हम यहाँ से जब रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा? K इक्वल्स टू A नॉट माइनस A अपॉन टी। अब ये क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब हम क्या करेंगे? रेट, इसकी यूनिट को डिफाइन करेंगे। जब हमने पार्ट सेकेंड में क्या किया था? रेट कांस्टेंट को डिफाइन किया था, उसकी यूनिट हमने कैसे निकाली थी? वो क्या आई थी? m की पावर में क्या आई थी? k इक्वल्स टू मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस m टाइम इनवर्स। अब यहाँ पे क्या हो गया? m की वैल्यू हमारी क्या है? इक्वल्स टू जीरो। तो अब हम जब m की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारे पास क्या आएगी? K यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये है हमारा रेट कांस्टेंट किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए और यूनिट ऑफ कांस्टेंट। नेक्स्ट हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने से पहले हम ये सीखेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। मतलब कि वो टाइम जिसके ऊपर जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगी? उसके इनिशियल कंसेंट्रेशन के 1/2, दैट मींस उसके हाफ हो जाएगी। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम at which the concentration of the reactants is reduced to 1/2 of its initial concentration। अब जब हमने पहले क्या कैलकुलेट किया था? रेट कांस्टेंट। अब हम उसके अंदर क्या पुट करेंगे? टी हाफ, दैट मींस हमें क्या कैलकुलेट करना है? हाफ लाइफ पीरियड। तो एट टी इक्वल्स टू टी हाफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2। यहाँ से जब हम इन दोनों की वैल्यूज के की जो एक्सप्रेशन था उसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 अपॉन टी हाफ। यहाँ से जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तब
टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k। तो ये जो इक्वेशन हमें मिली है वो किसके लिए मिली है? हमें हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमें क्या पता चला कि जो हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट कांस्टेंट के। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले आपने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। उसी इक्वेशन का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ। किस? पहला ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम। तो जो हमारी जो क्या है वर्टिकल लाइन, उसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ A, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? टाइम। तो अब इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे? वो इक्वेशन जो हमें कब मिली थी? जो लास्ट k की एक्सप्रेशन से पहले क्या थी वो? कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू माइनस k इंटू टी प्लस A नॉट। इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे? y इक्वल्स टू mx प्लस c से। इन दोनों को कंपेयर करने से हमें क्या मिला? जो वर्टिकल लाइन पे था वो क्या आया? कंसंट्रेशन ऑफ A, और जो हॉरिजॉन्टल पे लाइन पे क्या था? टाइम। तो वो क्या था? x इक्वल्स टू t। तो यहाँ से हमें स्लोप क्या मिली? माइनस k, और हमें इंटरसेप्ट क्या मिला? A नॉट। जब हम इन वैल्यूज का यूज करते हुए जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसकी स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो हमें कैसे मिलेगी? डाउनवर्ड। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल। तो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस, सबसे पहले तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती क्या है? तो वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हम किसका यूज करते हैं? जो रेडिएशंस होती है उनका। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं H2 plus Cl2 से 2HCl in the presence of sunlight। अब यहाँ पे क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, दैट मींस ये क्या है? हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो किसको फॉलो करेगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। नेक्स्ट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसके अंदर कैटलिस्ट का काम कौन करता है? एंजाइम। थर्ड, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट वेरी हाई प्रेशर। मतलब कि जब गैसेस का डिकम्पोजिशन होता है सॉलिड सरफेसेस के ऊपर, वो भी किस पे? हाई प्रेशर पे। तो वो भी किसको फॉलो करती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को। इसका एग्जांपल है हेबर प्रोसेस, 2NH3 से N2 plus 3H2। जो ये NH3 का क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है किसके सरफेस पे? प्लेटिनम के सरफेस पे। वो भी होता है किस पे? एट वेरी हाई प्रेशर। इसी कारण से ये भी किसको फॉलो करती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो हमने क्या सीखा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में? उसमें हमने उसकी रेट कांस्टेंट को डिफाइन किया, उसकी यूनिट को डिफाइन किया, हाफ लाइफ पीरियड, एग्जांपल्स और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। वैसे ही अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। वहां पे हमने m की वैल्यू को क्या लिया था? 0। यहाँ पे हम m की वैल्यू को क्या लेंगे? 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट मींस that the rate of reaction is directly proportional to first power to the concentration of reactant। मतलब कि जब रेट का एक्सप्रेशन में जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी? 1, तो वो जो रिएक्शंस होगी वो क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन लेट कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन A to B। अब इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस dA अपॉन dt इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू 1। 1 क्यों? क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। तो जब हम dt को किस साइड में ट्रांसफर करेंगे? राइट हैंड साइड में, और कंसंट्रेशन ऑफ A को लेफ्ट हैंड साइड में, तब हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? dA अपॉन A इक्वल्स टू माइनस K इंटू dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें क्या मिलेगा? ln A इक्वल्स टू माइनस K इंटू T प्लस I। यहाँ पे हमारा I क्या है? इंटीग्रेटिंग रेट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है कि जो हमारा इंटीग्रेशन था d अपॉन a का, वो क्या है? ln A। तो ये जो ये ln है वो ln A है, वो कैसा है कि मैथ्स में जो चैप्टर है इंटीग्रेशन का, उसमें इसका कॉन्सेप्ट है कि
dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी d अपॉन a का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है ln a। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट आया, कौन सा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एट t इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को देखेंगे। तो एट t इक्वल्स टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल्स टू a नॉट, क्योंकि 0 पे क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो जब हम t इक्वल्स टू 0 एंड कंसंट्रेशन ऑफ a की वैल्यूज को पुट करेंगे उस इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमें इंटीग्रेशन करने के बाद में मिली थी, तब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ a ln, जो कंसंट्रेशन ऑफ a थी वो क्या होगी a नॉट, तो हमारे पास जो ln a है वो क्या हो जाएगा ln a नॉट इक्वल्स टू माइनस k इंटू 0 प्लस i। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास i की वैल्यू क्या आएगी, ln a नॉट। तो अब हमें क्या मिल गई, i इंटीग्रेटिंग जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू मिल गई। तो अब हम जब i की वैल्यू को उस इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन हमें इंटीग्रेशन के बाद में मिली थी, तब हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हमें क्या मिलेगा, ln a इक्वल्स टू माइनस k इंटू टी प्लस ln a नॉट। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है वो हमें किसके लिए मिला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब इस एक्सप्रेशन से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, k रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है हमें क्या मिल जाएगा, k इक्वल्स टू 1 अपॉन t ln a नॉट अपॉन a। तो ये क्या है, रेट कांस्टेंट। अब जैसा कि आपको पता होगा कि ln x एंड log x में क्या रिलेशन होता है, तो ln x इक्वल्स टू 2.303 इंटू log x, ये रिलेशन होता है ln x एंड log x में। तो जब हम ln x मतलब नेचुरल log को log x में कन्वर्ट कर देंगे तब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा रेट कांस्टेंट का, k इक्वल्स टू 1 अपॉन t इंटू 2.303 इंटू log a नॉट अपॉन a। तो ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब हमने क्या कैलकुलेट किया, रेट कांस्टेंट। अब हम क्या डिफाइन करेंगे इसकी यूनिट, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अब हमने पहले क्या किया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में m को क्या पुट किया था, 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, m को क्या पुट करेंगे, 1। तो यहाँ से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस m सेक टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास यूनिट क्या आ गई रेट कांस्टेंट की, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू सेकंड इनवर्स। तो अब हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे इसका हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन डिस्कस किया था हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब एट t इक्वल्स टू t हाफ, तो कंसंट्रेशन ऑफ a हमारी क्या हो जाएगी, a नॉट अपॉन 2। तो जब हम a नॉट कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल्स टू a नॉट अपॉन 2 किसमें पुट करेंगे, जो हमारी फाइनल एक्सप्रेशन था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या था, k इक्वल्स टू 1 अपॉन t ln a नॉट अपॉन a। तो अब यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ a है वो तो a नॉट अपॉन 2 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, k इक्वल्स टू 1 अपॉन t हाफ इंटू ln 2। तो यहाँ से हमारे पास t हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट मींस हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आ जाएगा, t हाफ इक्वल्स टू ln 2 अपॉन k। अब हमें जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमें क्या पता चला कि t हाफ की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर a नॉट का एक्सप्रेशन तो आया ही नहीं। तो हमारे पास क्या है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था वो उसका जो हाफ लाइफ पीरियड था वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। लेकिन जो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अब हम नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किस किस के बीच में ग्राफ देखा था, कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम के बीच में। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए किस किस के बीच में ग्राफ देखेंगे, ln A वर्सेस टाइम के बीच में। तो जो हमारा वर्टिकल लाइन है y एक्सिस उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, ln A, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस उसके ऊपर हमारा क्या होगा, टाइम। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम वही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेंगे जो क्या थी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारी फाइनल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, क्या थी, ln a इक्वल्स टू माइनस k इंटू टी प्लस ln a नॉट। यहाँ से हमारी जो y एक्सिस थी उसके ऊपर क्या था, ln a। तो यहाँ पे हमारा जो t
जो किस पे था, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से जब हमने उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हमारे पास स्लोप क्या आई, माइनस के, एंड जो हमारे पास इंटरसेप्ट है वो क्या है, ln a नॉट। तो जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इससे हम कैसा आएगा, जैसा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्लोप है वो क्या है कि माइनस के, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है हमारे पास ln a नॉट। अब हम क्या देखेंगे, सेकंड ग्राफ किस किस के बीच में, log a नॉट अपॉन a वर्सेस टाइम के बीच में। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम कौन कौन सी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, वो इक्वेशन जो हमें कब मिली थी, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के बाद में। जो हमारी क्या इक्वेशन थी, k इक्वल्स टू 1 अपॉन t 2.303 log a नॉट अपॉन a। तो अब हमें क्या लेना है, y एक्सिस पे क्या लेना है, log a नॉट अपॉन a, और x एक्सिस पे क्या लेना है, t। तो जब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन थी y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसको जब हमने उससे कंपेयर किया, किससे, k इक्वल्स टू 1 अपॉन t 2.303 log a नॉट अपॉन a से, तब हमें क्या मिला कि जो हमारी जो स्लोप है वो तो क्या है 2.303 अपॉन k, और जो हमारा इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे क्या है, 0। तो जो इंटरसेप्ट अगर 0 है तो हमारी स्ट्रेट लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से। तो हमारी स्ट्रेट लाइन कहाँ, जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, और हमें कैसे मिला, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस। मतलब कि जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनके जो रेडियोएक्टिव डीके होते हैं, चाहे फिर वो आर्टिफिशियल हो और चाहे वो कैसे हो, नेचुरल, वो किसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। सेकंड एग्जांपल है हमारा डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, दैट मींस NH4 and NO2 से N2 plus 2H2O। ये रिएक्शन में हमारे किसको फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। एंड डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड 2H2O2 से 2H2O plus O2, ये भी हमारी किसको फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब यहाँ पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों ही आरपीएससी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस है वो या मतलब अल्टरनेटली क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। तो अब जैसा कि आपने फिजिक्स में क्लास 11th में देखा होगा कि स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, मतलब कि वो फोर्स क्या होता है कि जो लगता तो है लेकिन लगता नहीं है। वैसे ही कुछ फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी होती है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है लेकिन फिर भी नहीं होती है। अब कैसे नहीं होती है वो हम जानेंगे कि जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कब ऑब्जर्व होती है, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में क्या ले लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लेते हैं, तब हमें ऐसी रिएक्शंस देखने को मिलती है। तो एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन इथाइल एसीटेट एंड वाटर। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे इथाइल एसीटेट एंड वाटर में, तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल। तो जब हमने क्या किया, इथाइल एसीटेट और H2 लिया, अब हमें यहाँ पे कितने मोल्स लेने, इनिशियली इथाइल एसीटेट के हमें कितने मोल लेने, 0.01 मोल एंड वाटर के 10 मोल। तो और इनिशियली में प्रोडक्ट तो हमारे पास था नहीं, तो इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल के हमारे पास इनिशियली क्या थे, जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो क्या थे, 0। एट T इक्वल्स टू T जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब जो इथाइल एसीटेट है उसके मोल्स क्या हो जाएंगे, 0, और जो वाटर के जो मोल्स है वो क्या हो जाएंगे, 9.9, एंड इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमें कितने मिलेंगे, 0.01 मोल ईच, मतलब दोनों के 0.01 मोल मिलेंगे। अब हमें इन दोनों को देख के क्या समझ में आता है कि जो वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो इनिशियली क्या थे, 10, और बाद में क्या हो गए, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में 9.9। तो क्या हुआ, इस जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ H2 है वो क्या हुआ, ज्यादा चेंज नहीं हुआ, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन के ऊपर ज्यादा मतलब चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ से जो हमें जब हम सबसे पहले जब हमने क्या किया था, एट T इक्वल्स टू 0 पे जब 10 मोल्स लिए थे, और मतलब इसकी कंसंट्रेशन को साइड में रख के फिर पहले हमने क्या देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो होती क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो
अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ H2O को कांस्टेंट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन के करने से पहले 10 मोल थे और रिएक्शन करने के बाद 9.9 मोल, मतलब कंसेंट्रेशन के ऊपर ज्यादा चेंजेस का आया नहीं, तो हम उसको कांस्टेंट ले एज्यूम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नई रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K डैश इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। तो अब हमें क्या पता चला कि जब हमने क्या लिया, एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को एक्सेस में लिया, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो उसका ऑर्डर आया वो क्या आया, 1। दैट मींस कि जो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसी को हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन व्हिच आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेचुरली बट इट मेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या तो उसको इंक्रीज करके या फिर उसको डिक्रीज करके। तो ये थी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर्स तो क्या होता है 1, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हमेशा क्या होती है 2। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आता, सिर्फ किस पे आता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ। तो हमने क्या सीखा, इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशंस के बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो हमने पार्ट सेकंड में क्या सीखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें हमने पढ़ा था कैटलिस्ट जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अब हम उसी जो अब वो कैसे अफेक्ट करता है उसी के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व स्टडीड बाय ब्रिजेलियस, मतलब जो ब्रिजेलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में क्या किया था, स्टडी की थी। उन्होंने बताया था कि जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करे, वो इसको सिर्फ चेंज करता है। वो इसको इंक्रीज भी कर सकता है और वो इसको डिक्रीज भी कर सकता है। और जो ये जो चेंजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन का जो फिनोमिनन है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैटालाइसिस। अब जो एक्शन ऑफ कैटलिस्ट है, अब हमें जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये कैटलिस्ट है वो काम कैसे करता है। तो जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है वो क्या होती है कि जो कैटलिस्ट है वो जब हम क्या करते हैं उसको केमिकल रिएक्शंस में ऐड करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे, वो उसके साथ में क्या करता है, जाके रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके वो उसके जो कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ में क्या करता है, टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाता है। टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाने के बाद में हमें क्या मिलता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो जो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, मतलब जो ये ट्रांजिस्टरी एक्सिस्टेंट होता है इनका, मतलब ये ज्यादा देर तक केमिकल रिएक्शंस में नहीं रहते हैं, बस बने और जो टेम्परेरी बॉन्ड्स बने और डिकम्पोज होके ये कैटलिस्ट किस के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा, प्रोडक्ट एंड वापस से कैटलिस्ट के बीच में, कैटलिस्ट में। तो अब हमें क्या पता चला कि हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड किया, उसने क्या किया, रिएक्टेंट के साथ में रिएक्ट किया, टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाए, वो जो क्या था, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स था, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट में वापस से डिकम्पोज हो गया। मतलब कि इनिशियली भी कैटलिस्ट और फाइनल में भी कैटलिस्ट। दैट मींस जो हमारा कैटलिस्ट है वो क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, वो सिर्फ इसको चेंज करता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को। अब हम इस जो कैटलिस्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। सेकेंड, कैटलिस्ट नेवर इनिशिएट एनी केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा, कौन करता है, रिएक्टेंट्स करते हैं। सेकेंड, a small amount of catalyst can change a large amount of reactant। अब चाहे हम चाहे कितनी भी अमाउंट में रिएक्टेंट ले लें, कैटलिस्ट की स्मॉल अमाउंट भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। Catalyst cannot alter the average level of reactant or product। जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एवरेज एनर्जी लेवल को कभी भी चेंज नहीं करता है। एंड लास्ट, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथ बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी
बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो कैटेलिस्ट है वो क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शन का जो पाथ है, जिस पाथ में वो रिएक्ट करती है, मतलब जिस पाथ में वो क्या करती है, प्रोसीड करती है, उस पाथ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कैसे? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करके। तो अब हम जो हमारे जो लास्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या करेंगे, और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, किस किस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि मतलब कि जो केमिकल रिएक्शंस में क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो उनकी एनर्जी है उसकी उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वर्टिकल लाइन पे, और जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है दैट मींस जो प्रोफाइल्स होती है एनर्जी चेंजेस की, मतलब जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर क्या होती है, एनर्जी चेंजेस होते हैं, उनकी जो प्रोफाइल है उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों के बीच में जो एक ग्राफ है, तो जो सॉलिड लाइन में है वो ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जो रिएक्शन कैसे परफॉर्म हो रही है विदाउट कैटेलिस्ट। जब हमने कैटेलिस्ट को ऐड नहीं किया था उसके ग्राफ को कौन शो कर रहा है, सॉलिड लाइन। और जो डॉटेड लाइन है वो किसको शो कर रही है, जो रिएक्शन कब हो रही थी, विद कैटेलिस्ट को ऐड करने के बाद में। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि जो सॉलिड लाइन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा, और जो डॉटेड लाइन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया जिसकी वजह से जो रिएक्शन थी यहाँ पे क्या हो रही थी, जल्दी। अगर हमें किसी भी डिस्टेंस, मतलब कि अगर हमें ए से अगर बी में जाना है, अगर उनके बीच में अगर हम लंबा रास्ता चूज करेंगे तो ऑफकोर्स हमें क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा बी तक पहुंचने में। लेकिन अगर रास्ता क्या होगा, छोटा, तो हम क्या, जो बी तक पहुंचने में हमें कम टाइम लगेगा। वैसे अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने में अगर रास्ता यहाँ पे अगर सॉलिड लाइन जो क्या है लंबा है, तो विदाउट कैटलिस्ट हमें क्या लग रहा है, ज्यादा टाइम, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या है, कम। लेकिन विद कैटलिस्ट हमारा जो पाथ है वो क्या हो गया, छोटा, जिसकी वजह से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, इंक्रीज। तो केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 3 में आज हमने क्या सीखा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और हमने लास्ट के टॉपिक में हमने क्या सीखा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इसके जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज के टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, एंड थैंक यू।